नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। जजों का लेख, खुली डिबेट। इस देश के उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जजों, खासतौर पर जस्टिस बी.एन. लोकुर, ये वही जस्टिस बी.एन. लोकुर हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जुडिशरी पर कितना दबाव है, और उसके बाद से इस देश में हंगामा मच गया था। चुनाव के दौरान जस्टिस लोकुर और कुछ अन्य जस्टिस ने एक पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी खुली डिबेट करें, अपने अपने मुद्दे इस देश की जनता को बताएं। और इस पत्र के बाद से बहुत सारी तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आ रही, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, देखी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये डिबेट कौन करेगा, कब होगी, लेकिन देश में इस डिबेट को लेकर अलग तरीके की डिबेट छिड़ गई है। और इसमें जो जस्टिस हैं उसमें एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस भी शामिल हैं। ये चिट्ठी पीएम मोदी और राहुल गांधी के लिए थी। इस चिट्ठी के माध्यम से पूर्व जजों ने दोनों को खुली बहस के लिए आमंत्रित किया है। जजों ने कहा कि इस तरह की सार्थक बहस होती रहनी चाहिए जिससे जनता को भी जानकारी हो सके और उन्हें शिक्षित भी किया जा सके। यह पहली दफा था जब देश में इस तरीके की बहस की बात की जा रही है। हालांकि केजरीवाल, जो आज ही तिहाड़ जेल से 51 दिनों के बाद छूटे हैं, अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में वो बात बात पर डिबेट की बात करते थे कि बीजेपी के लोग चाहें तो खुली डिबेट कर लें। लेकिन ऐसी कोई इस देश ने खुली डिबेट की वो चुनौती केजरीवाल मोदी को भी देते थे, लेकिन आज तक केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की कोई खुली डिबेट इस देश ने देखी नहीं। लेकिन जो जजों का चिट्ठी लिखना, ये अपने आप में एक अलग तरीके की डिबेट को जन्म दे गया है। आज प्राइम टाइम शो मंथन में हमारा ये मुद्दा था और इसका हमने एक रूपरेखा इसकी तय की थी और इस पर हम चर्चा करने वाले थे। लेकिन इस देश में दो ऐसे बड़े घटनाक्रम हुए, ये डिबेट शो तय करने के ऐन वक्त पर, मतलब यूं कहें कि ये डिबेट शो से ठीक ऐन वक्त पर दो बड़े घटनाक्रम हुए। भारत की ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों और अन्य पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। धारा 354, 354A, 504, 506 इस तरीके की तमाम धाराओं में ये जो आरोप तय कर दिए गए हैं। और कल ब्रजभूषण को कितनी सजा होगी ये आम लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद से इस देश में एक अलग तरीके की बहस शुरू हो गई है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जिसे कोर्ट दोषी मान रहा है, आपने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और क्या बीजेपी को ये पता था कि ब्रजभूषण पर कोर्ट की नज़र टेढ़ी है, या उनके आरोप तय होने हैं, या आरोप तय होने जा रहे हैं? क्या बीजेपी को इसका अंदेशा पहले ही हो गया था? इस वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट ना देकर उनके बेटे को, प्रतीक भूषण को टिकट दिया गया, कैसरगंज सीट से जो उत्तर प्रदेश की है। ये बहुत सारे सवाल हैं। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बजरंग पुनिया ने ट्वीट करके कहा कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो महिला पहलवानों को ट्रोल कर रहे थे। भारतीय ओलंपिक संघ के एक और पदाधिकारी विनोद तोमर पर भी कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ भी आरोप तय किए जाएं, तो और इसके लिए 21 मई तक का समय दिया गया है। एक राजनीतिक और जो जुडिशरी को लेकर यह घटनाक्रम हुआ है, जुडिशरी का एक बड़ा निर्णय कोर्ट का आया है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो 51 दिनों से जेल में बंद थे, अरविंद केजरीवाल, वो आज देर शाम रिहा हो गए।
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देकर कोर्ट से रिहा कर दिया। कोर्ट ने रिहा किया और तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। केजरीवाल वहां अपने आवास पर पहुंचे और बहुत सारे वहां ढोल नगाड़े से उनका स्वागत हुआ। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है, इनसे लड़ रहा हूं, और उन्होंने कल दिल्ली वालों को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर बुलाया, कहा वहां मिलेंगे। तो कल केजरीवाल शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उन्हें 21 दिनों के लिए मोहलत दी है, वो रहकर चुनाव प्रचार करेंगे और 2 जून को उन्हें पुनः जेल जाना होगा, सरेंडर करना होगा। इस स्तर पर उन्हें जमानत मिली है। अब केजरीवाल की रिहाई और ब्रजभूषण पर आरोप के बाद जो चुनावी परिदृश्य है वो क्या बदलेगा? क्या चुनावी चाल बदल जाएगी? क्योंकि 13 तारीख को चौथे चरण का चुनाव है और 5वें चरण का चुनाव 20 मई को है, और धीरे धीरे ये चुनाव उस ओर बढ़ रहा है जिस सीट से ब्रजभूषण के बेटे लड़ते हैं। अजय मिश्रा ट्रेनी गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर भी किसानों को ट्रैक्टर चढ़ाकर मार देने का आरोप है। ये पूरा इलाका उस तरह आगे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। तो क्या केजरीवाल दिल्ली पंजाब में जो इंडिया वाला गठबंधन है, क्या उसके लिए बड़ी ताकत बनेंगे? और पूरे देश में क्या इंडिया गठबंधन को ताकत मिली? अखिलेश यादव ने जो एक्स पर पोस्ट किया है उससे तो यही लगता है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केजरीवाल की रिहाई से हम सब बहुत मजबूत हो गए हैं। तो क्या इंडिया वाला गठबंधन की चुनावी चाल बदलेगी? इस देश की चुनावी चाल बदलेगी क्या, जो इस समय चुनाव हो रहा है? क्या एनडीए जो बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन है, क्या वो दबाव में आएगा? ये 2 बड़े सवाल हैं और आज मंथन में प्रमुखता से दोनों सवालों पर हम चर्चा करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, इस फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटे तो उन्होंने क्या कहा। उसके अलावा कुछ आतिशबाजी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जो केजरीवाल के आवास यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोग प्रसन्न हैं और वहां वो आतिशबाजी कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ये तस्वीरें पुरानी तस्वीरें उस वक्त की जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रहे, उन्होंने बूटों से कुचला गया। इस देश की जनता इस बात को बार बार कह रही थी कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन तब यह नहीं माना गया। अब जब कोर्ट ने कह दिया कि हां गलत हुआ है तो कौन नकार सकता है? वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, विश्व कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष, कुश्ती संघ का चुनाव भी हुआ लेकिन फिर ब्रजभूषण का ही जेबी आदमी अध्यक्ष बन गया, और उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के तो अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण हैं, उन्हीं के परिवार में। तो पूरा ये कहा गया कि अभी भी ब्रजभूषण शरण का कब्जा है। उनको, उनके बेटे को टिकट मिलने के बाद पहलवानों ने कहा था कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, बीजेपी ने वो काम नहीं किया है जो करना चाहिए था। बहुत सारे सवाल उठे और चुनाव में महिलाओं का ये मुद्दा बड़ी तेजी से उठ भी रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा वो जरा सुना जाए। प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था जिसे कोर्ट ने नहीं माना, और एक केस को छोड़ करके बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। मुझे न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, और अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है उसी के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ता है, और न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है। ऑप्शन खुले हैं, इस प्रकरण को फेस किया जाएगा। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि भाई चार्ज फ्रेम करा गया है। एक मामला जो माइनर वाला था, माइनर जो पहलवान थी यानी कि नाबालिग, उसके साथ
यौन उत्पीड़न का उस मामले में कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, 5 मामलों में चार्ज फ्रेम हुए हैं। वो करें सारे विकल्प खुले हुए हैं, इस मसले को फेस किया जाएगा। लेकिन अंततः प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी ठहराया गया है। अंग्रेजी में तो बहुत ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, चार्ज फ्रेम किया गया है। आम आदमी की समझ में आता ही नहीं कि चार्ज फ्रेम करना क्या है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला उत्पीड़न के आरोप, पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप तय हो गए हैं। उन्हें दोषी माना गया है प्रथम दृष्टया। अब उन्हें सजा कितनी होती है ये पता चलेगा। ये दूसरी तस्वीर जो आप इस खिड़की में देख रहे हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तो खुशी में लोग पटाखे जला रहे हैं, फुलझड़ियां जला रहे हैं और ढोल मंजीरा के साथ में वो लोग लगातार नृत्य कर रहे हैं। अगर वो चीजें नजर आई हो तो जरा उन्हें सुनाया भी जाए किस तरीके से लोग थिरक रहे हैं। चलिए, केजरीवाल की जो बाइट है वो सुनाई जाएगी, अभी बाद में हम लोग इस पर चर्चा करें। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विषय आज हम कुछ लेकर बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 रिटायर जजों ने चिट्ठी लिखी है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी डिबेट करें। क्या यह डिबेट इस देश की जनता देखेगी? आज इस पर हम चर्चा करने वाले थे। लेकिन 2 बड़े मसले, ब्रजभूषण शरण को दोषी करार दिया है राजीवरनी कोर्ट ने, यह बड़ा फैसला, और केजरीवाल की रिहाई का फैसला। एक एनडीए गठबंधन से रिलेशन है, ब्रजभूषण शरण का भाजपा से रिलेशन है, मौजूदा सांसद हैं, और दूसरे विपक्ष के बड़े नेता हैं इंडिया वाले गठबंधन के। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने बूझने वाले वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, लगभग 5 दशक का अनुभव, राजनीति को एक तरीके से बहुत करीब से बदलते करवट लेते देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। दुबे जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक अवधेश भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत स्वागत आपका भार्गव जी। और इस देश के ख्यातिलब्ध अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ और विद्वान अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। डॉक्टर एपी सिंह, 2 फैसले आज सामने आए। ब्रजभूषण शरण पर चार्ज फ्रेम हो गए, इसे कहा जाएगा क्या क्या प्रथम दृष्टया उनको दोषी माना है कोर्ट ने। और दूसरा जो मसला है वो अरविंद केजरीवाल का है। ईडी के तमाम विरोध के बावजूद उन्हें जमानत दी गई और केजरीवाल ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, मैं आ गया। देश में तानाशाही के खिलाफ वो कह रहे हैं मैंने बिगुल फूंक दिया। विधिक दृष्टि से, कोर्ट की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से ये जो 2 बड़े फैसले आज आए हैं, इनको किस दृष्टि से देखते हैं डॉक्टर एपी सिंह? ये दोनों फैसलों से एक बात तो मैं कहूं कि जिस माननीय अदालत में, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, जो 26 वर्षों से मैंने एक मंदिर की तरह एक पूजा की है, उसकी प्रतिष्ठा आज भी बरकरार है, आज भी इसकी जीवंत, ज्वलंत और जागृत है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे ट्रायल कोर्ट हो। लोग आरोप लगाते थे सुप्रीम कोर्ट ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट भगवा है, कोर्ट दबी हुई है, कोर्ट डरी हुई है, कोर्ट। ये बात तो क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट आज भी जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है और सबको समझ लेना चाहिए। फैसला केजरीवाल जी बहुत अच्छा है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, सारी सुनवाई करने के बाद दिया है। इससे ये भी पता चल गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस देश के 140 करोड़ लोग, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे चपरासी की संतान हो, चाहे किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित हो, 140 करोड़ लोगों के मूल अधिकारों के रक्षा के रूप में सुप्रीम कोर्ट आज भी जीता है, जागृत है। इसका उदाहरण है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि इंटरिम बेल मिलनी चाहिए तो इंटरिम बेल बुला के दी, कह के दी। केजरीवाल जी के वकील नहीं मांग रहे थे, वो गिरफ्तारी को चैलेंज कर रहे थे। गिरफ्तारी गलत है, अरे गिरफ्तारी तो हो गई,
इतने दिन भी हो लिए, महीने से भी ऊपर हो लिया, लेकिन वो बेल नहीं। सुप्रीम कोर्ट अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर किसी नए वकील, किसी शुरुआती वकील को भी आगाह करती है और बताती है कि नहीं भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और सिखाती है, लर्निंग प्रोसेस भी करके देती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो अपना हक अदा किया और उन्हें बुला के कहा कि आप इंटरिम बेल मांगो मुझसे, मैं इंटरिम बेल दूंगा, और इंटरिम बेल दी। और इस इंटरिम बेल के आधार पर यह तो सिद्ध हो गया कि केस तो बड़ा है, नहीं तो बेल नहीं दी, इंटरिम बेल दी, फिर वापस भेजा जाएगा, 2 जून तक के लिए दी। लेकिन आज चुनाव के रूप डॉक्टर साहब में, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, उनको जरा सुन लिया जाए। वो अपने आवास पहुंच गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और वहां पर पत्रकारों से बात कर रहे हैं। हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडिबल नहीं है केजरीवाल, आवाज उनकी हम तक नहीं पहुंच रही है। आवाज को जरा थोड़ा बढ़ाया जाए। आशीर्वाद लेंगे और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे। पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है, उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ। थैंक यू। लूप में डाल दो। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि कल वो रोड शो भी करेंगे, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। जिस काम के लिए केजरीवाल जेल से रिहा हुए हैं और जिस काम के लिए उन्हें लोकतंत्र के महायज्ञ में शामिल होने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है, उस काम में केजरीवाल अभी से लग गए हैं। डॉक्टर एपी सिंह बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी या जब भी उसको लगता है, उनको लगता है माननीय जजों को कि मेंटर प्रमोटर गाइड की भूमिका में आना चाहिए, तो वो आते हैं और इस मामले में भी बुलाकर जमानत दी है। डॉक्टर साहब अपनी बात को कंप्लीट करिए। हाँ, तो इससे सुप्रीम कोर्ट की जो निष्पक्षता थी, भाई लोग आरोप लगा देते संविधान खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट के चिट्ठी लिखो, लेटर लिखो, ये करो, वो करो। तो हमें लगता था कि मैं 26 वर्षों से क्या कोई गुलामी की जिंदगी जी रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, क्या मैं दबाव की जिंदगी जी रहा हूं, क्या मैं जिनके सामने माय लॉर्ड कहता हूं, सर झुकाता हूं, नमन करता हूं, कोर्ट का वंदन करता हूं, क्या मैं वो गलत कर रहा हूं? तो मुझे लगता है समय समय पर, जब चाहे पंजाब के मेयर की बात आई हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई हो, चाहे केजरीवाल जी की जमानत की बात आई हो, चाहे मनीष सिसोदिया इनकी संजय सिंह की जमानत की बात आई हो, चाहे मनीष सिसोदिया की धर्मपत्नी के इलाज के लिए मिलने की बात आई हो, चाहे सत्येंद्र जैन के इलाज की बात आई हो, ये वो उदाहरण बता रहा हूं जो अभी पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहत के रूप में वो अपनी भूमिका को निभाया है। और याद करिए, विश्वास कीजिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका न्यूज चैनल पूरी दुनिया में बौद्धिक चर्चा के लिए देखा जाता है और आप इसको समझते भी हैं। और दुर्गेश सिंह चौहान जी का नाम उन पत्रकारों की मूर्धन्य श्रेणी में आता है कि ये लोग बिना दबाव, जो निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, निडर पत्रकारिता होती है, निर्भीक पत्रकारिता होती है, उसको अपने जीवन की आखिरी सांस तक कायम रखेंगे। और ऐसी डिबेट तभी लोग कर पाते हैं जो निष्पक्षता के साथ हो। तो मैं आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं, केजरीवाल जी के परिवार को, उनके माता पिता को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके दोनों बच्चों को जो कॉलेज गोइंग है, कि उनको खुशी का अवसर है जब भी कोई, क्योंकि बेल इज ए रूल, जेल इज डिनाइल, जेल इज एक्सेप्शन। बहुत कठिन परिस्थिति हो तब जेल रखने का प्रावधान हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में है। इसीलिए कहा गया 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी बहुत चाहिए। बड़ी बात चलते हैं। ये तो ही केजरीवाल जी की बात, खुशी की बात है, वो चुनाव प्रचार करें, अपने जिस गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए काम करें। लेकिन वो शुरुआत तो खैर भारतीय जनता पार्टी से ही हुई थी,
इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मैं भी फाउंडर मेंबर रहा हूं। शुरुआत हुई तब हम सब लोग रामलीला मैदान पे एक होते थे, तब उसी कांग्रेस की शीला दीक्षित की जड़ें खोदने की बात होती थी। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, आज उनके वही लोग जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए और दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। खैर, राजनीति में चलता रहता है, जिसकी कोई नीति नहीं उसी का नाम राजनीति है। मैंने तो पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा छात्र रहा, अच्छे नंबरों से पास हुआ एमए पॉलिटिकल साइंस की, तो मुझे तो यही लगा कि जिसकी कोई नीति नहीं वही राजनीति है। चलिए खैर, ये बात बधाई की बात है, खुशी की बात है, कोई भी व्यक्ति घर पहुंचे, लेकिन ऐसे ही अन्य लोगों को भी घर पहुंचना चाहिए। अब सोरेन साहब को भी पहुंचना चाहिए। और अब जो अभी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, डिब्रूगढ़ के जो पंजाब के आरोप हैं, शायद उन्हें भी अंदर से इंटरिम बेल मिलनी चाहिए और पंजाब में वो भी चुनाव लड़ें, क्योंकि सबको मूल अधिकार हैं, सबके मौलिक अधिकार हैं। और भी जो लोग बंद हैं उनको भी इस तरह की राहत मानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कॉपी करते हुए अन्य न्यायालयों को भी, हाई कोर्ट्स को भी करनी चाहिए। ये तो इनकी बात हुई। अब दूसरा आपका सवाल था ब्रजभूषण शरण सिंह। अभी दोषी नहीं माने गए, आरोप जिसे कहते हैं चार्ज फ्रेम हो गए। चार्ज फ्रेम का मतलब होता है आरोप सिद्ध हो गए। आरोप पत्र दाखिल होता है, फिर आरोप सिद्ध हो जाते हैं। चार्जशीट करते हैं आरोप पत्र को, और चार्ज फ्रेम को करते हैं आरोप सिद्ध हो गए। अब आरोपों के आधार पर आज उनसे पूछा गया प्लीड गिल्टी, क्या आप गलती मानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, नो क्लेम ट्रायल, हम ट्रायल मांगते हैं, हमें ट्रायल चाहिए। अब हम अपने सबूत देंगे, पुलिस अपने सबूत देगी, जो शिकायत करता है वो अपने सबूत देंगे, बयान देंगे, गवाही देंगे, फिर हम लोग अपनी गवाही सबूत देंगे, जो डिफेंस होता है वो देंगे, तो दोनों तरफ की गवाही होगी। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होगा, बयान होंगे मुल्जिम के, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होगी, और उसके बाद डिफेंस एविडेंस होगी। कि डिफेंस एविडेंस जो होती है मुल्जिम की तरफ से, वो गवाही देंगे, वो अपने सबूत देंगे कि जिस दिन की घटना है उस दिन कहाँ थे, क्या थे, कैसे हुआ, ये सारी चीजें सब कुछ आए। हाँ, ट्रायल चलेगा, लंबा टाइम लगेगा, ट्रायल होगा, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जैसा कि ब्रजभूषण सिंह और बराबर राजनीति हो रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब मैं रोक रहा हूँ, एक मेरा प्रश्न है, क्या चार्ज फ्रेम होने को हम किसी दिशा में इसको जाता मान रहे हैं? जैसे बहुत सारे आज ट्वीट आ गए, पहलवानों ने कह दिया कि भाई उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पहलवानों को ट्वीट कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, तो क्या ये माना जा रहा है कि उस दिशा में ब्रजभूषण पर शिकंजा बढ़ रहा है कानून का? क्या ऐसा कहा जा सकता है? क्या ऐसी आशंका है? क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है। शर्म उन्हें आनी चाहिए जो लोग पॉक्सो लगा रहे थे ब्रजभूषण पे। मैंने देखा था, आपको याद होगा, कुछ लोग पॉक्सो का आरोपी बना रहे थे। शर्म उन्हें आनी चाहिए जिन लोगों ने पॉक्सो लगा के पटियाला हाउस कोर्ट में एप्लीकेशन वापस ली और कहा पॉक्सो नहीं थी, कम उम्र नहीं थी। कभी उम्र बढ़ती गई, कभी उम्र पहले घटती गई, फिर कभी उम्र बढ़ती गई, कभी कहा गया, कहाँ क्या क्या कहा गया, वो चीजें सिद्ध नहीं हुए। 354 एक बहुत नॉर्मल चीज होती है कि अगर कहा है तो वो आरोप सिद्ध हो, गवाही में आए, तो गवाही चीज होनी चाहिए। उसमें मदद का हुआ मामला है और ये होना भी चाहिए, और ये चीजें सारी क्लियर होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कैसे, तो वो चीजें गवाही में। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटता हूँ। दोनों राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ आ गए हैं। मलिक जावेद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लो, तो मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक के बाद फिर समझने की कोशिश होगी कि केजरीवाल की रिहाई के माने क्या है राजनीतिक रूप से, और क्या चुनाव की चाल बदलेगी क्या, और ब्रजभूषण पर जो चार्ज फ्रेम हुआ है, विद्वान अधिवक्ता ने इस बात को कह दिया कि भाई अभी वो दोषी नहीं सिद्ध हुए हैं, चार्ज फ्रेम हुआ है, बहुत लंबी डगर है अभी, तो इसके भी कोई राजनीतिक मायने हैं? क्या दबाव में आएगा एनडीए गठबंधन चार्ज फ्रेम होने के बाद? ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गुप्ता का। अनिल गुप्ता जी, मेरा आपसे सवाल है कि केजरीवाल की रिहाई से क्या ये नैरेटिव नहीं बनेगा कि आप लोग एजेंसियों के दम पर लोगों, जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे केजरीवाल रहे हों, चाहे बहुत सारे अन्य लोग रहे हों, उनको जानबूझकर आपने जेल में डाला? ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती थी। उनको चुनाव से दूर रखा और अंततः कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार है, तो कहीं ना कहीं आप पर सवाल जरूर खड़ा हुआ है अनिल गुप्ता। और दूसरा मसला कि जो जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण पर आरोप तय हो गए हैं,
तो क्या विपक्ष आपके खिलाफ ये नैरेटिव नीचे तक नहीं ले जाएगा कि मामला आपने कार्रवाई नहीं की समय पर, और देखिए कोर्ट में अब प्रोसीडिंग बढ़ रही तो आरोप चार्ज फ्रेम हो गए? अनिल गुप्ता जी, चौहान साहब नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। जो प्रश्न आपने पूछा है इसका जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अपने फैसले में दिया। कहीं क्या केजरीवाल साहब दोषमुक्त हो गए? क्या नहीं हुए, अभी भी मुख्य आरोपित हैं शराब घोटाले में। उनको सिर्फ इंटीरियम बेल मिली है, वो भी प्रचार के लिए मिली है। कंडीशन ये है मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते। सारी दलीलें अगर आप चेक करो तो कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि कहीं भी क्वेश्चन ईडी पे नहीं लगाया। पर क्या है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस से हो, इंडी गठबंधन हो, कोई भी हो, जब कोर्ट का कोई फैसला इनको लगता है इनके अनुकूल है तो उसको तो अच्छा बताते हैं। कभी कोई फैसला इनके विपरीत आता है तो उसको बेकार बताते हैं। मुझे ध्यान है अभी 1 हफ्ते पहले हाई कोर्ट में फैसला आया था, उसमें दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार पे स्ट्रिक्चर पास किया था कि आपको सत्ता में रहने का हक नहीं है क्योंकि आप स्कूल के बच्चों को कॉपी किताब बैग नहीं दे सकते। उसके बारे में चर्चा नहीं, उसके बारे में नहीं कहा गया कि ये फेलियर है। उन्होंने कहा कि आपको कैसे हक है यहाँ पर सत्ता में रहने का। फिर जहां तक कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। अभी तक ये फोटो लगाते थे जेल से और अब ये फोटो लगाएंगे राजमहल से, अब राजमहल से बैठ के प्रचार करेंगे। हम तो स्वागत करते हैं। 2014 2019 में हम अच्छे ढंग से जीते हैं, 2024 में हम जीतने वाले हैं। हाँ, कोर्ट के फैसले से एक चीज जरूर है कि जो इनको ये मौका मिल रहा था कि हम जेल में हैं, मुश्किल में हैं, दिक्कत है, अब तो आमने सामने हैं। हमारे बूथ का कार्यकर्ता, हमारे लीडरशिप ये चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं, अब सामने आके लड़ेंगे। पता लग जाएगा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा। और अगर आप इस पूरे केस को आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए, अब ये प्रचार करें अच्छी बात है, पर अब ये प्रचार क्या करेंगे, दिल्ली में किसके खिलाफ करेंगे और पंजाब में किसके खिलाफ करेंगे ये भी देखें। दिल्ली में कांग्रेस को बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया है, दूध के दूल्हे हैं, सब कुछ है। पंजाब में उनको गालियां देंगे। जिस तरीके से 2013 में कांग्रेस को ये भर भर के गालियां देते थे, जिस तरह से शीला दीक्षित के खिलाफ चार्जशीट फाइल करते थे, बहुत बहुत कागजों का पुलिंदा ये लाते थे, अब यह क्या करेंगे? अब वहां पर किस तरीके से कांग्रेस को फेस करेंगे, इनको तय करना है। अब ये कुछ भी करे। एक चीज और है, चुनाव से पहले इनको बजरंगबली जरूर याद आते हैं। मुझे याद है आज भी उन्होंने बोला, पहले ही कहते थे कि हम हर मंगलवार को, अरे भाई आपका कॉपीराइट थोड़ी है। अरे सर नहीं, कॉपीराइट नहीं, आपका कॉपीराइट थोड़ी है धर्म, ये तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आप राम आपके कॉपीराइट है, बजरंगबली उनके कॉपीराइट नहीं है। बजरंगबली राम भक्त हैं, उनको उन्होंने केजरीवाल ने नब्ज पकड़ ली है कि अगर आप राम के सहारे हैं तो वो हनुमान के सहारे हैं, और राम हनुमान की बात मानते हैं, केजरीवाल ये कहते हैं। चौहान साहब जी, मेरी बात पूरी सुनिए, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, भगवान हम सबके हैं। आप अगर चेक कीजिए अपने डिबेट, हर चुनाव से पहले ही उनको क्यों याद आते हैं? अरे आपको भी याद आते हैं, आपको राम 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 करने लगते हो, हनुमान हनुमान करने लगते, दिक्कत क्या है? अभी ये बात आप थोड़ा सा वैसे हैं, अब आप देखिए ना ना ना, अभी आपके नेता 3 दिन से कह रहे हैं राम का अपमान, कांग्रेस राम विरोधी है, कैसी बात है? तो सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने तो राम मंदिर की अस्तित्व पे उठाया, इन्होंने तो राम के लिए अस्तित्व पे बात करी। मेरी ठीक है, मैं राम के अस्तित्व पर चर्चा नहीं, मैं आज इस पर चर्चा कर रहा हूँ, वो विषय नहीं है। मैं जो बात कहने वाला था, मैं जो बात कह रहा था, चुनाव से पहले ये कहते हैं कि हम हर हफ्ते सार्वजनिक रूप से सुंदरकांड का पाठ करेंगे और हनुमान चालीसा करेंगे। आपने देखा चुनाव के बाद ये भूल जाते हैं, और आज फिर इनको नहीं, अपने घर में करते हैं, उनकी पत्नी कर रही थी, लगातार अपने घर में भी करते होंगे, वो अभी कैमरे में नहीं आते होंगे, अपने घर में करते होंगे, ऐसा नहीं, घर में सबको करना चाहिए। ये मुद्दा भी आएगा। अभी इनके सत्ता की लड़ाई, अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले अपनी पत्नी को लॉन्च किया है। अब देखिए, अब ये जेल से बाहर आ रहे हैं, पत्नी को भी आप लोगों की नजर में लॉन्च कर दिया। नहीं, हमारा कुछ नहीं लॉन्च किया ना, उन्होंने कहा है सिस्टम में। अरे भाई, किसी के पति को जेल में डाल दोगे तो पत्नी आवाज उठाएगी, सबसे बड़ी अदालत जनता के बीच जाएगी कि नहीं जाएगी? मतलब उसका खाना पीना शासन प्रशासन ईडी हराम किए हुए तो कहेगी ना किसी से। भारत में तो परंपरा है कि नारियां आती हैं, उठाती हैं बीड़ा। वो कभी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रही क्या? अरे भाई, इस बात को आप ये हो सकता है केजरीवाल ने पर्ची काट दी हो कि वो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, आपको क्या पता? उनसे बड़े उम्र के उनके पैर छू रहे हैं, आपने देखा, आपके चैनल पे दिखाया। अरे बहुत लोग पैर छूते हैं, ये तो राजनीति में पैर छुआई की परंपरा है। खैर, मैं मलिक जावेद को चर्चा में जल्दी से लेता हूं, फिर मेरे 3 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इंतजार कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि तीनों मेरी तरफ बहुत क्रोध भरी नजरों से देख रहे हैं।
तो मैं माफी तीनों मेहमानों से और खास तौर पर सुरेंद्र दुबे जी और अवधेश भार्गव जी से मैं कहूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। मलिक जावेद जल्दी से खत्म करिए भाई, अभी तो आपने शुरू भी नहीं किया। मलिक जावेद ये कह रहे हैं कि भाई ये सब आप लोग प्रोजेक्ट करते हो, आप एक दूसरे को गाली देते हो, चुनाव आता है सब एक हो जाते हो, लेकिन क्या केजरीवाल की रिहाई और ब्रजभूषण पर जो आरोप तय हुए हैं, इनको विपक्ष किस नजर से देख रहा है? संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। संविधान मेरे हाथ में, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये पार्टी बचाने की लड़ाई। राहुल गांधी ने सभी को बांट दिया हमें लग रहा है। मेरे पर बहुत पहले से है, मेरे पर 2002 से है। राहुल गांधी आजकल हर सभा में लाल किताब लेते हैं, मोदी जी कहते हैं ये सब ड्रामा मत बंद करो, आप लोग भी लेकर चल रहे हो। ये बहुत कीमती किताब है, इससे ही देश चलेगा जी। दूसरा मैं बता दूं, मैं मानता हूं, मैं नमन करता हूं संविधान को जी। गुप्ता जी कह रहे हैं कि हनुमान जी को ले आए। भाई आप तो क्या क्या लेके नहीं आए, मंगलसूत्र, गाय भैंस, गोबर, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान, हर चुनाव में आप लेके आते हो। मुद्दों से आप इतना डर रहे हो, इतना भाग रहे हो कि प्रधानमंत्री जी के भाषणों से पता लग रहा है कितने बौखला रहे हैं। और ब्रजभूषण की तो बात यह है कि ब्रजभूषण ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार करने का काम किया है। जिस तरह का उसने काम किया है, ट्रायल फेस करेगा, उम्मीद है कि कोर्ट उनको सजा देगा अगर उन्होंने गलत किया है, और अगर नहीं किया तो बरी होंगे। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैटर जो है वो सब जुडिस है। दूसरा मैं कह दूं कि भाजपा ऐसी पार्टी बन गई है कि हमेशा दूसरों पे आरोप लगाती है। अगर हरियाणा पहुंच जाओगे ना आप, तो 6-10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस के उतार रखे हैं। ईडी आज जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुकी है। आपने पिछली डिबेट में ऐसा शो किया था जिसमें आपने ईडी की पोल खोल के रखी थी और कहा था 800 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और कन्विक्शन रेट जो है 0.04% है। केवल 23 से 24 मुकदमों में फैसला आया है, कन्विक्शन हुआ है। तो भाजपा ने कुछ नहीं किया है, केवल ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया है। उसके मैं उदाहरण दूंगा आपको। प्रफुल्ल पटेल पे 850 करोड़ का घोटाला चल रहा था, इनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उसका 850 करोड़ का घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट, क्लीन चिट दे दी, चार्जशीट हटा दी कि कुछ नहीं किया इन्होंने। दूसरा, किस तरह के घोटाले इनके सामने हुए, इनके राज में हुए, पूरा जग जाहिर हो गया है, और फिर भी ये नाक निकाल के बात करते हैं। तो छाछ बोले तो बोले, छन्नी बोल रही भाजपा ऐसी पार्टी हो गई है। ना ये महिला के हुए, ना युवा के हुए, ना किसान के हुए, ना देश के हुए। इन्होंने देश को बेचा है और देशभक्ति का पाठ ये सबको पढ़ाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। सुरेंद्र दुबे जी अगर आ गए हैं तो उनको चर्चा में मैं लेता हूं जी। सुरेंद्र दुबे जी हैं क्या? हाँ है हाँ, सुरेंद्र दुबे जी, ये दोनों मसले मुझे आपके दृष्टिकोण से क्या लग रहा है आपको? केजरीवाल की रिहाई के बाद क्या चुनावी चाल बदलेगी 2024 की? क्या कुछ अलग तरीके से इंडिया गठबंधन करता नजर आएगा? और ब्रजभूषण पर जो चार्ज फ्रेम हुए हैं, अभी एपी सिंह साहब कह रहे हैं बड़ी कठिन डगर पनघट की लंबी प्रक्रिया है। हो सकता है अगर उन दोषी रहे होंगे तो वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा दिक्कत क्या नजर आती है? ऐसा देखते हैं आप क्या? देखिए, मैं कानूनी इसकी बात नहीं करता, डगर बहुत लंबी होगी, लेकिन चुनावी डगर सिर्फ 1 जून तक है। और 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप जाइए प्रचार कीजिए, हम आपको पूरी छूट दे रहे हैं। ईडी की ओर से पूरी कोशिश यही थी कि साहब प्रचार न करने दिया जाए, क्योंकि चिंता यही है। और जो हवा में बात है, गलत है सही है, पॉलिटिकल लोग जाने, ये कहा विपक्ष के लोग लगातार कह रहे कि केजरीवाल चुनाव में हिस्सा न ले पाए, प्रचार न करने पाए, इसलिए उनको ईडी ने अंदर डाल दिया। और चूंकि चुनाव की आचार संहिता घोषित होने के बाद डाला गया, तो कॉमन मैन की तरह मान यही दलीलें दी हैं, केजरीवाल के वकील ने यही दलीलें दी वहां। हाँ, तो कॉमन मैन की तरह मान भी सकते कि हाँ ऐसा हो। अब देखना यह कि क्या है। देखिए, मैं आपको कहूं, केजरीवाल बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तो बड़े एग्रेसिव कैंपेनर हैं, और उनको भी मालूम है। उन्होंने कहा जेल से बाहर निकलते कि कल 11 बजे हनुमान जी के मंदिर पर आ जाना। हनुमान जी की कृपा से हम छूटे हैं जी। ये वैसे ही है जैसे कोई राम भक्त से छूटता तो कहता हम कल अयोध्या राम मंदिर जा रहे हैं, वही सब इकट्ठे हो जाना। ये बताता पॉलिटिकल बैटल कैसे लड़ना जानते हैं। ये वो विधानसभा चुनाव में दिखा चुके हैं। और यहाँ हमको चौहान साहब ये ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र की सत्ता मोदी जैसा पॉपुलर नेता होने के बाद भी केजरीवाल की पार्टी को विधानसभा में बीजेपी हरा नहीं पाई। 3 बार चुनाव हो गए पूरे।
तो अब वो आ गए, तो ये बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। और जाहिर है आपके चैनल पर बैठ के कोई बीजेपी कार्यकर्ता थोड़ी कहेगा कि हम साहब बहुत चिंतित है, बताइए चौहान साहब क्या करें, ऐसा तो नहीं कहेंगे। नहीं, हम बताने की स्थिति में नहीं, उनके पास बहुत सारे थिंक टैंक हैं जी। हाँ, वो तो यही कहेगा कि नहीं हम इसकी चिंता नहीं करते। अब देखिए इसमें उन्होंने 11 बजे कह दिया वो करेंगे, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रोड शो करेंगे, और शाम को एक रोड शो भी करेंगे दक्षिण दिल्ली यानी में। जिस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, हो सकता है जब सरेंडर करें तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट पेश होकर देखे साहब जो काम आपने हमको दिया था वो हम पूरा किया, अब हमारी जमानत पर विचार कीजिए। दूसरा विषय आइए, और आम आदमी पार्टी के लोग अलग ढंग के हैं, आप उनसे सहमत हो न सहमत हो, लेकिन दिल्ली में उन्होंने इनकी पुंगी बजा दी, पंजाब में कांग्रेस की पुंगी बजा दी, और मान साहब बड़े भारी नेता हैं इस वजह से। अब आ जाइए उनके ब्रजभूषण की तरफ, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, मैंने कई चैनल में कहा भी कि कोशिश इस बात, देखिए वकीलों के पास इसका अपना एक सिस्टम है, वो डेट भी ले लेते हैं, आगे बढ़वा भी देते हैं, तो पूरी कोशिश ये शुरू चल रही थी कि ये टिकट अनाउंसमेंट के पहले आरोप तय होने की बात न हो। अगर ये 15 दिन पहले ये हो जाता आरोप तय और अब इन पर बहस शुरू होगी तो टिकट नहीं मिलता ब्रजभूषण के लड़के को, तो यहाँ आ गए। मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन वो लॉ रिपोर्टिंग करता रहा हूं, जब आरोप तय हो जाते उसके बाद बहस होती, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहते, फिर फाइनली कन्विक्टेड और फिर सजा पर बहस, एक प्रोसेस है ये। तो अब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज है, आज देखिए ब्रजभूषण सिंह क्या थी, और इसका पहले भी कह रहे दबदबा रहेगा, दबदबा था, आगे भी रहेगा 10-20 साल तक। ये तो हर आदमी कहता हमारा दबदबा रहेगा, कौन कहता, ये कौन कहता कि हमारा दबदबा इससे नहीं रहेगा, लेकिन इसका भी पॉलिटिकल असर पड़ेगा। तो ये दोनों घटनाएं विपक्षी गठबंधन के लिए एक प्लस पॉइंट है, और सत्तारूढ़ जो गठबंधन है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके लिए एक नेगेटिव बात। ठीक बात, ठीक बात है। अवधेश भार्गव जी को चर्चा में शामिल करते हैं। इस बीच इस देश के जाने माने संपादक वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत भदौरिया जी, बहुत धन्यवाद। अवधेश भार्गव जी, राजनीतिक रूप से ये दोनों घटनाक्रम, चूंकि आप भी बहुत मंझे हुए पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? का मामला है तो जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय वकील साहब ने बताया कि सीआरपीसी में 2 प्रक्रिया है, एक तो ये एक्यूज्ड है और एक कन्विक्टेड है। तो ये एक्यूज्ड है यानी आरोपी हैं, और आरोपी के ऊपर जब तक आरोप तय नहीं होंगे तब तक ट्रायल नहीं होगा, और आरोप में अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, कन्फेसिव स्टेटमेंट देता है, तो डिसीजन हो जाता है, वो दोषी पाया जाता है। इन्होंने कन्फेसिव स्टेटमेंट नहीं दिया, इन्होंने डिनाई किया है, जो आरोप इन पर लगाए गए उनको डिनायल है, और डिनायल की वजह से वो ट्रायल होगी। तब तक कानून भी कहता है कि उनको आरोपी ही कहा जाएगा, कन्विक्ट नहीं कहा जाएगा। एक चीज। दूसरी बात, मैं आदरणीय वकील साहब से एक चीज जानना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने खबर सुनी होगी, पढ़ा होगा, कर्नाटक का, कि रेवन्ना को उनके पिता के आवास से गिरफ्तार किया। जिस आदमी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी था वो अपने पिता के घर से गिरफ्तार होता है। अगर कोई आम अपराधी अपने पिता के घर से गिरफ्तार होता या मित्र के घर से होता तो उसको षड्यंत्र में शामिल करके उसकी भी गिरफ्तारी होती है। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, या किसी बुद्धिजीवी ने, किसी वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले को उठाया? एसडी देवगौड़ा की इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो कानून सम्मत था रहा ये कि ब्रजभूषण, सुप्रीम कोर्ट का वैसे भी एक रूलिंग है कि जिस प्रकरण में, जिस धारा में 10 वर्ष से कम सजा हो उसमें थाने से जमानत दी जाना चाहिए, और इसका पालन देश में हो रहा है। लेकिन कई राज्यों में इसका पालन नहीं हो रहा है। आज भी 10 वर्ष से कम सजा में लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है। जैसे आबकारी एक्ट ले लें, उसमें जमानत दी नहीं जाती है, और या तो मुझे लगता है 7 साल का प्रावधान है। वकील साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे।
10 साल का प्रावधान है, 10 जी, साल से जी। कम सजा अगर है जी। तो उसमें जमानत थाने से दी जाना चाहिए। ठीक है। एक चीज। दूसरी बात, केजरीवाल जी का जहां तक सवाल है, तो केजरीवाल जी को जो सिंपैथी मिलना थी, जो सहानुभूति की लहर उनके फेवर में चल रही थी, आम बुद्धिजीवी सोचने पर मजबूर था, वो अवसर उन्होंने खो दिया। जो उनके जेल में रहने से जो लाभ आप पार्टी को होना था, वो आप पार्टी को वो लाभ अब नहीं मिल पाएगा। अब उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। मनोज मिश्रा जी, भार्गव जी ने बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दिया इस चर्चा को। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को वो लाभ नहीं मिलेगा जो जेल में रह के, पहले लोग जेल से चुनाव जीत जाते थे, बड़ा लंबा लंबा पूरा बहुत सारे माफिया, बहुत सारे लोग जीतते थे, बहुत सारे राजनेता, जॉर्ज फर्नांडीज भी जेल से चुनाव जीते। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने अवसर खो दिया है। जॉर्ज फर्नांडिस जी को देखा आपने, जेल से हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े हुए फोटो आते थे 77 में, और वो जेल से जीते थे। जी। तो जो सहानुभूति, क्योंकि केजरीवाल जी के क्रियाकलापों से दिल्ली वासी और बुद्धिजीवी वर्ग परिचित था कि वो जनता के हित में काम करते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। ये अलग बात है कि व्यक्तिगत उनका कुछ भी रहा, तो जो सहानुभूति उनको प्राप्त हो रही थी, ठीक है, अब वो चूंकि उन्होंने पत्ते खोल दिए, अब वो मैदान में आ गए, तो वो सहानुभूतिक लहर उन्होंने ठीक बात है। भार्गव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज मिश्रा, मेरा सवाल अगर आपने सुना हो तो उस पर रिएक्ट कीजिए। भार्गव जी कह रहे हैं कि भाई वो सहानुभूति उन्होंने खो दी। अनम्यूट करिए मनोज जी। दुर्गम भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी, कृपया बोलिए। मुझे लगता है कि केजरीवाल राजनीतिक रूप से विगत 10 वर्षों में या अन्ना आंदोलन से पैदा होने के बाद वो कई मामलों में मोदी जी के A4 साइज है। जेल के अंदर थे तो भी और जेल के बाहर है तो भी उनको पता है कि कैसे किस बात का लाभ लिया जाता है। और मुझे लगता है कि पैनल पे बैठे सभी वरिष्ठों ने, चाहे वो बड़े वकील साहब हों या हमारे अग्रज सुरेंद्र दुबे जी हों, सबकी बातें मोटा मोटा आपके सवाल पे आ गई, लेकिन कुछ बातें बहुत जरूरी होती बतानी और कहनी, जिसमें से अगर आप केजरीवाल पे, कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं तो ध्यान देना चाहिए महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन और कई बार का प्रेम का रिश्ता आना जाना नीतीश कुमार को नहीं भूलना चाहिए। राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, सरकारें बनने के लिए लोग समझौते करते रहते हैं, तो केजरीवाल ने कोई नया काम नहीं किया है। इंडिया गठबंधन के तहत वो एक समझौता हुआ है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, खासकर ब्रजभूषण शरण के चार्जशीट पर आरोपित और टाइमिंग, हाँ, और यूपी पर चुनाव, मनोज जी इसको भी जरा फोकस करिएगा। यूपी के अभी चौथा चरण 10 को है, माफ कीजिएगा 13 को है, तो आगे जो चरण के चुनाव उसको भी जरा इसमें शामिल करिए। जी मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, अगर आपको याद हो तो जिस तरीके अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट की घोषणा को लेकर के सुबह तक हम आप चर्चा करते रहे, शाम को हम आपके डिबेट पे थे, कमोवेश वही स्थिति ब्रजभूषण शरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी में थी। और भारतीय जनता पार्टी को अंतर्यामी कहें या क्या कहें, मुझे लगता बहुत सारी चीजों को उसको अंदाजा था कि उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। और अगर आप बाप बेटे पे आरोप लगाते हैं, पत्नी पे आरोप लगाते हैं, तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाती है कि किसके परिवार से कितने लोग। रही बात इसके मायने जो आप कह रहे हैं कि अभी 13 मई और 20 मई या बाकी 4 चरण के चुनाव हैं, बिल्कुल दुर्गेंद्र भाई, मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हर बात और हर जो संदेश होता है, जनता आज की डेट में हमारे आपके माध्यम और बाकी डिजिटल माध्यमों के जरिए से सेकंडों में गांव तक, सुप्रीम कोर्ट की या दिल्ली की या कश्मीर से कन्याकुमारी तक की खबरें पहुंच जाती हैं। अब कोई ऐसी बात नहीं रही कि लोग कल और परसों नरसों का इंतजार करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केजरीवाल की रिहाई और ब्रजभूषण के इस आरोप में चार्जशीट पर डिनायल और ट्रायल को लेकर भी ये बात आम आदमी समझता नहीं, साहब कुछ तो बात होगी तभी कोर्ट ने ये बात आगे मानी। यानी देखिए, वो जो महिलाओं के साथ जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, जिन्होंने विदेशों में जाके देश का नाम रोशन किया था, और आप लंबे समय तक इस संस्था की, कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अगर आप ये सवाल उठता है और कोर्ट की कोई टिप्पणी होती है तो वो मतलब अपने आप पहुंच जाता है। अब ये अलग बात हो गई कि विपक्ष कमजोर है बात पहुंचाने में, अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो किन बातों को कहां तक ले जाती है, दुर्गेंद्र भाई हमारा आप बेहतर जानते हैं। लेकिन केजरीवाल, मैं फिर आता हूं केजरीवाल पर, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, 2 ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जिनके जाने के बाद 15 साल तक शीला दीक्षित तो थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने पैर नहीं जमा पाई। लोकसभा में 7 सीटें जीतती है, लेकिन लगातार केजरीवाल से हारती है।
पंजाब अकाली दल के साथ गठबंधन में सरकार में होती, बाद में कांग्रेस आती है, वहां न कांग्रेस रहती है न भाजपा रहती है, कौन आता? केजरीवाल। दूर दराज आप देखिए, गुजरात में अगर किसी को पेट में दर्द होता है, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव चाहे विधानसभा का, तो वहां अन्य पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन करती केजरीवाल। तो कल के बाद हम फिर आपको बताने वाले हैं, आने वाले 4 चरणों में जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका, स्टार प्रचारक इंडिया गठबंधन के, आप और हम लगातार केजरीवाल के पूरे देश में रैलियां, अब पूरे देश में उनकी रोड शो इसलिए देखेंगे ना कि बेसिकली वो पढ़े लिखे नेता है, और पढ़ा लिखा नेता जब होता है तो वो बहुत सारी कार्ड मोदी जी के, अमित शाह के, बाकी लोग भी जानता है। मुझे लगता है कि कल के बाद सिनेरियो बदलेगा दुर्गेंद्र भाई, और इसका असर आने वाले 13 मई को वोटिंग में पड़ेगा। ठीक बात है। आलोक भदौरिया जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जो भी मौका सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है उस पर मेरा कोई हक भी नहीं, मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन ईडी लगातार कह रही थी कि भाई कोई आसमान थोड़ी टूट पड़ेगा अगर केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे। ईडी के वकील की इन टिप्पणियों के बाद भी उनको चुनाव में एक तरीके से प्रतिभाग लेने के लिए, वो चुनाव लड़ नहीं रहे लेकिन वो पार्टी के लिए और इस महायज्ञ में वो शामिल हुए हैं। तो जो अभी मनोज जी कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल आएंगे तो बहुत बूस्टर डोज मिल जाएगा इंडिया गठबंधन को, वो बहुत अच्छे से टारगेट कर लेते हैं चीज़ों को, क्या केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने वाले हैं? क्या आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं दुर्गेंद्र जी, यहाँ मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो विक्टिम कार्ड ही खेलने वाले हैं। वो कितने कार्ड अपने जेब से निकालेंगे ये तो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सबसे पहला कि वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भारत के पुरोधा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में सीखा है कि इस विधा में कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले वही आम आदमी पार्टी इसकी मास्टर रही है। उससे भी पहले अगर चले जाए तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मास्टर रही है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल की एक प्रमुख भूमिका रही है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान करके चलिए कि जो आईटी का जानकार, आईटी भारत के क्षेत्र में और दुनिया में भी बड़ी साख है कि सबसे ज्यादा दबाव में अगर काम कोई कर सकता है तो आईआईटीएन कर सकता है। तो वो उन्होंने दिखा दिया। अब ये कि पहला पत्ता आपका था कि विक्टिम कार्ड, मेरा मानना है कि केवल विक्टिम कार्ड नहीं, एक तो ये होगा, ये विक्टिम कार्ड नहीं कहेंगे, ये कहेंगे जैसे आधा गिलास खाली आपने कह दिया और आधा गिलास भरा, मैं कहूंगा आधा गिलास भरा। और जो आता है ना कि वो टेम्पो ट्रेवल में उसमें सब पैसे चलते हैं, अब वो आपको अरविंद केजरीवाल का देखना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के जो आप क्या कहना चाह रहे हैं, राहुल गांधी जो अटैक नहीं कर पाए टेम्पो वाले मसले पर, वो क्या अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं? दरअसल नैरेटिव गढ़ने में देखिए, राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे वक्ता नहीं है। वो ज्ञानी है, आजकल उनके ज्ञान के बारे में सबको आ गया, पिछले 2 सालों में सारी चीजें आ गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल नैरेटिव गढ़ने में पूरी भारतीय राजनीति में सबसे आगे हैं और बड़ी चालाकी के साथ में नैरेटिव गढ़ते हैं। अब याद करिए, एक उन्होंने सदन के अंदर क्या नैरेटिव चला दिया था, चौथी पास राजा। अरे कहां कहां नहीं पहुंच गया चौथी पास राजा, वायरल उठा करके देख लीजिए। उन्होंने क्या नाम लिया? नहीं, लेकिन किसके लिए कह रहे थे ये भी ये साफ कर दिया कि भाई चौथी पास राजा से कोई भी आदमी फाइल साइन करा लेता है। किसके लिए कह रहे थे वो? भाई हमारे आपके पास तो कोई फाइल साइन कराने आता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो जहां निशाना लगा रहे थे वो निशाना वहीं लगा, ये तय है। ये मैं कह रहा हूं कि वो शब्दों का कौशल और नैरेटिव गढ़ने के माहिर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जो रणनीति अगर आप फिलहाल अगर आप देख रहे हैं तो बंगाल में उन्होंने ममता को छोड़ दिया कि जाओ खूब जमकर लाओ, सीट लड़के लाओ। तमिलनाडु में स्टालिन को छोड़ रखा है, खूब जाकर सीटें लेके आओ। और यूपी में अखिलेश को छोड़ रखा है, पूरी सीटें। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुद 17 सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस, छोड़ दिया अखिलेश को कि ले लो भाई तुम सीटें, चलो जीत के आना है। अब यहीं आ गया दिल्ली। अब दिल्ली, पंजाब और उसके साथ में जोड़ लीजिए हरियाणा। हरियाणा में तो जो उठापटक हो रही है उसके बाद आप देख लीजिए, भले आम आदमी के पार्टी के खाते में केवल एक ही, वहां पर कोटे में एक ही सीट आई है कुरुक्षेत्र वाली, लेकिन वो जो नैरेटिव है, नैरेटिव वो जिस तरीके से गढ़ देगा। आप देखिए पहला पोस्टर निकलते ही, पहला पोस्टर क्या, पीछे लगा हुआ सत्यमेव जयते और वो आगे निकलते हुए जा रहे हैं। उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, शराब नीति पर कुछ नहीं है, लेकिन मैंने वही कहा ना, सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल क्लोज वॉच करते हैं आलोक जी आप सोशल मीडिया को, और आम आदमी पार्टी, और वो उनसे कोई बेहतर नहीं कर सकता। उन्होंने दूसरा जो जेल से निकलते ही पहला दूसरा जो उनका सेंटेंस था वो ये था कि तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं।
और वास्तव में अगर आप 2 मुख्यमंत्रियों को अगर आप गिरफ्तार करें तो आप ये मान करके चलिए कि ये एक तानाशाही है, इसको बहुत ज्यादा कहने को और स्थापित करने की जरूरत नहीं, अपने आप में साबित हो जाता ठीक बात है। एक इसलिए साबित हो जाता है, आपने मनीष सिसोदिया को 1 साल पहले गिरफ्तार कर लिया। आखिर हमारी ईडी कैसी है, कैसी अक्षम ईडी है कि 1 साल पहले एक मिनिस्टर को गिरफ्तार करती है और उसके बाद वो दूसरी कड़ियां ही नहीं जोड़ पाती है। 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, 8 महीने लग जाते हैं, ये कैसे? तो जाहिर सी बात है कि इन सब के, वो भले शराब नीति पर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जिनको कटघरे में खड़ा करना था, जो आजकल फिसलन पे हैं, जो अपना नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं, एम से शुरू होकर वो मंगलसूत्र और जने क्या क्या वो सब चलते चले जा रहे हैं, कोई भी नैरेटिव नहीं बन पा रहा है, स्थापित नहीं हो पा रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। एक तरफ वो पार्टी जो अपना नैरेटिव पहुंचा नहीं पा रही है, लोगों को बांध नहीं पा रही है, और दूसरी तरफ ये, मैं एक चीज जो कहूंगा, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के, मैं एक मामले में तारीफ करना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता के प्रवक्ता अगर हैं तो वो भी शायद खुश होंगे। भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन में माहिर है अपनी स्ट्रेटजी में। अब देखिए, लगातार करते करते सबसे पहले वो यही चल रहे थे ध्रुवीकरण, वो भारतीय जनता पार्टी को करना ही करना है, वो उसके तो खैर बच ही नहीं सकती, आज तक कोई चुनाव उसमें बचा नहीं है पिछले 15 सालों के अंदर। दूसरी बात, ध्रुवीकरण से आते आते उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ जो बातें हो सकती थी वो भी कर दिया। एक नीति आयोग की 64 पेज की रिपोर्ट भी दे दी। आलोक जी कंप्लीट करिए। हाँ, तो नीति आयोग की रिपोर्ट भी दे दी 64 पेज की, लेकिन उन्हीं के फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने क्या कहा है वहां पे, उसके बारे में कोई पत्रकार नहीं पढ़ रहा है। पढ़िए एनुअल रिपोर्ट, पता चल जाता है कि मुस्लिम कितने बड़े और हिंदू कितने बड़े। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन इतना फर्क नहीं है। अब 60 साल और 80 साल से तुलना करने लग गए, पहली बात। तो मेरा मानना है कि जो नैरेटिव है, अब भारतीय जनता पार्टी फिर वो नैरेटिव में लगे, राहुल वर्सेस मोदी को करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। आपके गृह मंत्री जी ने भी ये बात कही है, क्योंकि इसी दांव के तहत वो पिछले चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब देखना है कि जब अरविंद केजरीवाल भी मैदान में आ रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी कौन सी रणनीति अपनाती है। बहुत शुक्रिया। मुश्किल में तो भारतीय जनता पार्टी आ गई है। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल गुप्ता, मलिक जावेद अंसारी, अवधेश भार्गव जी, आपका भी धन्यवाद। मनोज मिश्रा जी, सुरेंद्र दुबे जी, डॉक्टर AP सिंह साहब का भी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सभी मेहमानों का, और आभार उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। बड़ा सवाल है, ये सवाल दर्शकों पर हम छोड़ जाते हैं कि वास्तव में क्या दर्शक, क्या मतदाता इन मुद्दों पर क्या मार्क करेंगे कि किसका उपयोग, किसका दुरुपयोग। अब ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के लिए केजरीवाल कितने फायदे के साबित होते हैं और बृजभूषण कितने नुकसान के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।